गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा पोस्ट वैदिक मेडिसिन के बारे में। पोस्ट वैदिक पीरियड के मेडिसिन के बारे में। उस वक्त मेडिसिन, उस वक्त आयुर्वेदा क्या था, कैसा था, ये पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो आज मैं आयुर्वेद का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, आयुर्वेदा। और इसमें सबसे पहला नाम आयुर्वेद में आता है चरक का। तो आज मैं आयुर्वेद चैप्टर के बारे में चरक को पढ़ाऊंगा, चरक टॉपिक बताऊंगा। इसमें मैं बताऊंगा उनकी किताब चरक, जो चरक संहिता जो है उसके बारे में ही बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो उसमें हम थोड़ा वैदिक पीरियड में जाते हैं। ऐसा माना जाता है, ये तो नहीं पता कि ये कब की घटना है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिमालय की तराई में, यानी नॉर्थ इंडिया में, तकरीबन नॉर्दर्न इंडिया में एक बार बहुत बड़ी महामारी फैल गई। महामारी फैलने के बाद तमाम सारे ऋषि मुनि जो थे उन्होंने एक पंचायत की, एक जगह इकट्ठा हुए और ये कहा कि इस महामारी से कैसे निजात पाई जाए, कैसे इसे छुटकारा पाया जाए। इसके लिए सोचा गया कि सर्वज्ञाता जो है, जो देवराज इंद्र हैं, उन्हें पता है कि इस बीमारी से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाता है। इसके लिए तमाम ऋषि मुनियों ने अपने में ही एक सीनियर ऋषि, जिसका नाम था महर्षि भारद्वाज, उनको पकड़ा। महर्षि भारद्वाज को उन्होंने कहा कि आप देवराज इंद्र के पास जाएं और उनसे अपनी हमारी समस्या को बताएं और उनसे सॉल्यूशन मांगें। भारद्वाज इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र से वो तमाम सारी जानकारियां ली, ज्ञान हासिल किया। ज्ञान हासिल करने के बाद वो जब आए वहां से, तो उन्होंने वो सारी बातें अपने शिष्य, जिसका नाम था पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय को दे दिया। पुनर्वसु आत्रेय नाम याद रहे। ये पुनर्वसु आत्रेय भारद्वाज के शिष्य थे, बहुत ही प्रिय शिष्य थे। उन्होंने इनको ज्ञान दिया। तो हम ये कह सकते हैं, पहले डॉक्टर वो तो भगवान हो गए देवराज इंद्र, दूसरे डॉक्टर हुए भारद्वाज, तीसरे डॉक्टर हुए पुनर्वसु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय ने अपने शिष्यों के साथ, तकरीबन 6 शिष्य थे, उनके 6 शिष्य तकरीबन थे, उन 6 शिष्यों के साथ उन तमाम सारे मैटर्स को जो उन्हें भारद्वाज से हासिल हुआ था, उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। इन 6 शिष्यों में जो सबसे प्रमुख शिष्य थे, उनका नाम था महर्षि अग्निवेश। तो इस तरह से हम देखते हैं, पहले भारद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय से 6 शिष्यों के साथ होते हुए एक जो उसमें 6 में प्रमुख थे, जिनका नाम था अग्निवेश, ये विद्या अग्निवेश को गई। जब अग्निवेश का समय था, उस वक्त के काल को 600 बीसी माना जाता है, बीसीई, यानी 600 ईसा पूर्व में। ये वही समय है जब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक रेवोल्यूशनरी पीरियड था, जब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था तमाम सारे उसके बारे में, तमाम सारे समस्याओं के बारे में। तो ये वही समय है अग्निवेश का। इस समय अग्निवेश ने अपनी तमाम सारी जानकारी, अपनी जो उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय से हासिल की थी, वह उन्होंने एक ग्रंथ में संकलित किया इन्होंने। और
बृहद संहिता नाम दिया इसका। बृहद संहिता, बृहद संहिता इन्होंने अग्निवेश ने जो किताब लिखी, ये बृहद संहिता है। यह बृहद संहिता में तमाम सारी समस्याओं का समाधान था। इसमें क्या था? इसमें पुनर्वसु, आत्रेय और अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश के बीच क्वेश्चन आंसर था। इसमें अग्निवेश क्वेश्चन पूछते हैं पुनर्वसु आत्रेय से, मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में, इलाज के बारे में तमाम सारे क्वेश्चंस ये इनसे करते हैं और ये इसका जवाब देते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं अग्निवेश, जवाब देते हैं पुनर्वसु आत्रेय, और ये इनके क्वेश्चन आंसर को संकलित किया गया बृहद संहिता में, जो 600 ईसा पूर्व में लिखी गई। ये क्लियर? अब हम देखते हैं कि अब ये काफी समय बाद नेक्स्ट जो है, हम अगली थोड़ी देर के लिए हम अग्निवेश को भूल जाते हैं। अग्निवेश को भूल करके हम चरक की तरफ आते हैं। चरक कौन थे, क्या थे, अब हम देखते हैं इनको। तकरीबन प्रथम फर्स्ट सेंचुरी एडी, सीई कॉमन एरा, यानी पहली शताब्दी में, ईस्वी में चरक का उद्भव होता है। ये तो एक पौराणिक बातें थी जिससे पहले मैंने बताया, पुनर्वसु आत्रेय के बारे में, महर्षि अग्निवेश के बारे में। लेकिन उसके बाद जो है, ये जो सबसे जिनकी सबसे ज्यादा महत्व है वो है चरक, यानी फादर ऑफ मेडिसिन भी इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन, फादर मेडिसिन है चरक। इन्होंने एक किताब लिखी चरक संहिता। अब ये चरक कौन है मैं थोड़ा बताना चाहता हूं इसमें, कि इनके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है। किसी समय में प्रथम शताब्दी में इनका उद्भव हुआ, यानी कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, ये सब कुछ नहीं मालूम है। इतना मालूम है कि चरक जो थे वो कनिष्क के दरबारी कब थे, दरबारी डॉक्टर थे। कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था, जिसकी राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर थी, वहां पर ये थे कनिष्क के दरबार में चरक। अब ये इनको तो एक थियरी है फर्स्ट सेंचुरी में, लेकिन पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी है। पाणिनि ने लिखा है कि 5th सेंचुरी बीसीई में, ईसा पूर्व में भी एक चरक होते थे, और वो भी एक विद्वान थे। हो सकता है वो 6 शिष्य रहे हों, उनमें से किसी एक का नाम चरक हो, उनका नाम उन्होंने लिख दिया हो, लेकिन ऐसा लगता है वो चरक डिफरेंट रहे होंगे। उनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है, तो हम इसमें और उसमें कोरिलेट मत करें। बिल्कुल ही ये प्रथम शताब्दी के थे, वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात की है उन्होंने, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात की है उन्होंने। तो हमें इतना ज्यादा देखना है कि फर्स्ट सेंचुरी के ही है, पहली शताब्दी के ये, और इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेडिसिन के बारे में, जिन्होंने बीमारियों के बारे में, जिसने इलाज के बारे में बहुत कुछ ढूंढा था। क्योंकि मनुष्य क्या जो होता है, उसकी ये एक जिज्ञासा होती है कुछ ना कुछ हासिल करने की, कुछ ना कुछ नया करने की, और इन्होंने चरक ने नया तब कर दिखाया था चरक संहिता में। अब हम देखते हैं, इतना तो जरूर मालूम है कि चरक पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न इंडिया में कहीं के थे। वेस्टर्न इंडिया यही पुरुषपुर, पेशावर जहां उनकी राजधानी थी। वेस्टर्न इंडिया तो वही तो हुआ, गंधार हुआ, और वहां पर थे। और इन्होंने तक्षशिला में एक स्टूडेंट रहे थे, पढ़ाई की थी, और यहां पे पढ़ाया भी था, यानी स्टूडेंट भी थे और टीचर भी रहे होंगे। तो इस तरह ये जो थे, ये चरक, इनका लगाव ये तक्षशिला थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी, यानी कि जैसे आज एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, इसलिए वहां पढ़ करके ज्यादातर लोग डॉक्टर बनते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में।
मैंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको इससे पहले वाले उसमें बता दिया है। तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ये पढ़े लिखे, इन्होंने मेडिसिन के बारे में, इन्होंने बीमारियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, और उन सारी जानकारियों को चरक संहिता में इन्होंने संकलित किया। चरक संहिता, चरक संहिता लिखी। चरक संहिता क्या है? एक ऐसा कैनन है, एक ऐसा कैनन ऑफ मेडिसिन है, एक ऐसे ग्रंथ है जिसमें स्वामी अग्निवेश की बृहद संहिता, भरी पड़ी है। यानी कि इस चरक संहिता में वो पुराने वाले 500 साल पुरानी जो बृहद संहिता है, उसकी तमाम सारी चीजें इस चरक संहिता में शामिल है। इसमें शामिल किया गया, लिखा गया। अपनी तरफ से बहुत सारी बातें लिखी इन्होंने, लेकिन वो सारा इन्होंने कोट किया बाकायदा। स्वामी अग्निवेश, स्वामी कह रहा हूं, वो महर्षि अग्निवेश और आचार्य पुनर्वसु, तो ये जो थे, इनकी चीजें इस सब में चरक संहिता मिलती है। और भी दूसरी जानकारी जो इन्होंने हासिल की थी वो भी इसमें लिखी, और इन्होंने लिख दिया कि मेरी इस चरक संहिता में जो कुछ है वो पहले भी हुआ करता था और मैंने भी इसमें शामिल किया है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि सारी नॉलेज, उस वक्त इंटायर मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड जो था वो सब चरक संहिता में पाया जाता है। इसलिए याद रहे कि अब भी जहां भी एमबीबीएस की डिग्री होती है, पढ़ाई जाती है, जहां एजुकेशन दी जाती है डॉक्टरी की, उसमें चरक को जरूर पढ़ाया जाता है। चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, या कोई भी पैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो या कोई भी हो, इन सब में चरक को पढ़ाया जाता है, क्योंकि चरक के बगैर हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। अब हम देखते हैं चरक ने जो किया, जो कहा, वो हम बाद में देखेंगे आयुर्वेद के दूसरे पार्ट में। लेकिन फिलहाल हमें चरक संहिता के बारे में देखना है कि इस चरक संहिता में क्या क्या शामिल है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं। चरक संहिता बताऊंगा, दूसरी वीडियो में बताऊंगा चरक के बारे में, चरक ने जो जो कहा है अपने चरक संहिता में। तो चरक संहिता एक ऐसा ग्रंथ है, बहुत ही बृहद ग्रंथ, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है चरक संहिता। और इस चरक संहिता में हम देखते हैं कि तकरीबन इस चरक संहिता में, चरक संहिता यस 200 चैप्टर है, 200 चैप्टर्स हैं इस चरक संहिता में। 200 चैप्टर है, और सॉरी 200 में बोल गया, 120 चैप्टर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 120 चैप्टर, 120 चैप्टर है इस चरक संहिता में। और 120 चैप्टर में कुल 12,000 श्लोक हैं। इस चैप्टर्स में 12,000 श्लोक। इन श्लोकों में मेडिसिन के बारे में ही सारा बताया गया है। इसमें सिर्फ इसमें कुल 2,000 श्लोक तो सिर्फ मेडिसिन के बारे में, यानी सिर्फ दवाइयों के बारे में ही है, औषधियों के बारे में। मेडिसिन यानी औषधि, औषधियों के बारे में है सिर्फ कुल 2,000 श्लोक। और चिकित्सा शास्त्र, ये तमाम सारी चीज इसमें वर्णित है। कुल मिलाकर इसमें 8 भाग है। ये 120 जो चैप्टर हैं वो 8 भागों में विभाजित हैं, 8 पार्ट्स में विभाजित है, यानी कि 8 पार्ट हैं इसके चरक संहिता के। और वो भाग कौन कौन से हैं, उस भाग में क्या क्या है, मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला बहुत ही कठिन हिंदी है, हिंदी में ही बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अंग्रेजी उसमें समझ नहीं आएगी, और हिंदी में ज्यादा सरल भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी में ही सारी बातें लिखी हुई हैं। सूत्रस्थान, सब पहला पार्ट है सूत्रस्थान। सूत्रस्थान
पहला है, इसमें 30 चैप्टर है। इस सूत्र स्थान यानी पहले पार्ट में 30 चैप्टर हैं कुल। इन 30 चैप्टर में हम देखते हैं कि इसमें आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन क्या चीज है, इलाज क्या चीज है, बीमारी क्या चीज है, उसे कैसे करना चाहिए, डॉक्टर को क्या बरतना चाहिए, किस तरह से बीमारी का इलाज करना चाहिए, कैसे बीमारी का पता लगाना चाहिए, ये तमाम सारी मैं ढेर बातें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना बता देता हूं किस भाग में क्या लिखा हुआ है। यानी बेसिक प्रिंसिपल्स है इसमें, और इसमें जो है मूलभूत सिद्धांत है, किस तरह स्वस्थ रहा जाए, कौन सी चीजें खाना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खाना चाहिए। इसलिए ये सब बहुत बड़ा पार्ट है, तकरीबन सबसे बड़ा पार्ट जो है ये पहला ही पार्ट है, सूत्र स्थान। इसके बाद हम दूसरा है निदान स्थान। सेकंड पार्ट है निदान। निदान माने किसी चीज से छुटकारा पाना, यानी इसमें जो है कुल मिलाकर के 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर हैं और इसमें बताया गया है कि रोग जो होते हैं, बीमारियां जो होती है, इसमें किस कारण से होती है, काजेस एंड ट्रीटमेंट। इसमें बीमारियों के कारण और उसके उपचार के बारे में बताया गया है। निदान स्थान में 8 चैप्टर हैं, बीमारियों के कारण और उसके ट्रीटमेंट, उसके उपचार के बारे में बताया गया है। इसके बाद है नंबर 3 है विमान स्थान। विमान स्थान है। यह विमान स्थान में भी 8 चैप्टर है। इसमें 8 चैप्टर हैं। इसमें बताया गया है कि हम जो खाना खाते हैं उसका शरीर से क्या संबंध है। भोजन जो हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो शरीर में किस तरह से जाता है। पहले रस बनता है, फिर ब्लड में जाता है, ब्लड से तमाम सारी बॉडी में जाता है। वो सारी प्रावधान, सारी प्रक्रिया इसमें बताया गया है, यानी रिलेशन विथ फूड एंड बॉडी, यानी खाना और भोजन का ये तीनों बातें इसमें बताई गई है, कौन कौन से वो होते हैं। इसके बाद चौथा है 4th पॉइंट। चौथा पॉइंट है शरीर स्थान। शरीर स्थान। अब ये जो शरीर स्थान है, यानी इसका मतलब ये शरीर के बारे में सारी बात बताई गई है, यानी कि ह्यूमन मॉर्फोलॉजी, पूरे शरीर की संरचना इसमें बताई गई है। इसमें बताया गया है पूरे शरीर की संरचना जो है तब से बताया गया जब से गर्भ में बच्चा आता है, जब गर्भ धारण होता है, तब से लेकर जन्म के बाद भी जब तक वो मरता नहीं है, तब तक उनकी संरचनाओं में क्या है, उनकी मनुष्य की संरचना कैसी है और कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं उसके बॉडी में, ये सारी चीजें इस शरीर स्थान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर स्थान, और इसे 8 चैप्टर में भी, 8 चैप्टर इसमें भी है, शरीर स्थान में भी है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 5 में आ जाते हैं। नंबर 5 में इसके बाद है इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान का मतलब क्या हुआ, इसमें भी ये बताया गया, इसमें भी तकरीबन 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, यानी थोड़ा ये बड़ा है इससे। इसमें इंद्रियों के, शरीर के इंद्रियों के बारे में बताया गया है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि साइकेट्री, साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि रोगी की प्रकृति कैसी होती है, प्रवृत्ति कैसी होती है रोगी का। जैसे एक मेडिसिन है, उसे एलोपैथी में तो हर किसी को वही चीज दे दी जाती है, लेकिन होम्योपैथ में, आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता।
पहले उस रोगी की प्रवृत्ति जानी जाती है किस तरह का है, यानी कि इस पे कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, उसकी हिस्ट्री पूछ करके इलाज की, सॉरी बीमारी की, और उस हिस्ट्री को उसमें देख करके उसे इलाज किया जाता है, उसको काउंसलिंग की जाती है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी मेंटल ट्रीटमेंट खासतौर से इसमें आता है इंद्रिय स्थान में। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग जिसे हम कह सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। छठा पॉइंट, चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा चैप्टर है, इसमें 30 चैप्टर है। बिल्कुल पहले उसकी तरह से ये काफी बड़ा है, जो पहला भाग था। इसमें तमाम सारे रोगों के बारे में, जितने भी रोग होते हैं, बड़ा चैप्टर है। 30 चैप्टर का है ये पार्ट। और इसमें तमाम रोग के बारे में, रोगों की पहचान के बारे में, उसके उपचार के बारे में बताया गया है। यानी कि बहुत डिटेल, तकरीबन सारे प्रॉब्लम्स, सारी समस्याओं के बारे में इस छठे हिस्से में बताया गया है, बयान किया गया है। सातवां है कल्पस्थान। सातवां कल्पस्थान है। इसमें भी 12 चैप्टर हैं। ये सिंपल बीमारी, साधारण नज़ला, जुकाम, खांसी या इस तरह की छोटी मोटी बीमारियों के बारे में भी, छोटी मोटी बीमारी यानी कि जो ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं है, लाइट डिजीजेस के बारे में बताया गया है कल्पस्थान। इसके बाद 8वां जो सबसे है वो सिद्धि स्थान है। सिद्धि स्थान, इसमें भी छोटी मोटी बीमारियों को के बारे में बताया गया है और इसमें भी 12 चैप्टर हैं। इसमें 12 चैप्टर हैं और इसमें भी छोटी बीमारियों को कि किस तरह से कोई परहेज करके, बहुत सारी इलाज ऐसे हो जाते हैं कि कुछ चीज नहीं खाएं तो वो बीमारी दूर हो जाती है, कुछ चीज के ज्यादा खाने से बीमारी हो जाती है, किसी चीज के कम खाने से बीमारी हो जाती है। तो इस तरह परहेज वगैरह भी बता करके, और या छोटी मोटी दिमाग को सुकून देने वाली बीमारियों को दवाओं को या जड़ी बूटियों को दे करके उसका इलाज किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सिद्धि स्थान है। इस तरह से ये चरक संहिता कुल 120 चैप्टर्स में और 8 हिस्सों में, 8 पार्ट्स में बटी हुई है। और इसके बाद दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा चरक के बारे में, चरक ने क्या क्या कहा है बीमारियों के बारे में, इन चैप्टर्स में किस तरह से डिफाइन किया गया है। आज बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू।